दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। स्वागत है आपका एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को जानकारी मिला होगा, बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर 13 दिसंबर 2022 को लॉन्च कर दिया है और ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी को अंतिम रूप से फाइनलाइज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस मॉडल पेपर के आधार पर आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है, कितना आपने पढ़ा है और कितना पढ़ना बाकी है। सारे पेपर्स का मॉडल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा आपको जहां से भी मिल जाए, अगर आपको कहीं ना मिल पाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट से वहां भी आकर डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी इस चैनल पर आपको सारे पेपर के सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आशा करता हूं आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से लेकर चल रहे होंगे। आपकी तैयारी में एक छोटा सा योगदान हमारा होगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और धारदार बना सके और बढ़िया कर सके। तो चलिए, मॉडल पेपर के लिए सारे पेपर्स के आए हुए हैं ऑलरेडी, और यहाँ हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये फिजिक्स का है। बाकी चीज़ें आपकी जानकारी में होंगी। एक बात जो बहुत कंफ्यूज कर रहा था स्टूडेंट्स को कि सर एग्जामिनेशन में 42 क्वेश्चंस आएंगे या फिर 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इनमें से क्या होगा। तो देखना, अब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आपके प्री बोर्ड में, वैसे तो बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल लेटर जारी कर बताया था कि हम 42 क्वेश्चन को ही पूछेंगे, लेकिन अब जब आपका प्री बोर्ड हुआ तो वहां भी 70 क्वेश्चन था। साथ ही साथ अभी जो आपका मॉडल पेपर आया है इसमें भी 70 ऑब्जेक्टिव दे रहा है। तो आप 99% मान सकते हैं कि अब आपके एग्जामिनेशन में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहने चाहिए। हो सकता है चीजें थोड़ी बदले, परिस्थितियां थोड़ी बदली तो भले ही कुछ चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज ये अब मान के चलो कि आपका 70 क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस तो आप पढ़ ही सकते हैं, चीज़ों की जानकारी आपको होगी भी। और बढ़ते हैं हम लोग आगे इसमें। ये सारे चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, जो आप जानते भी होंगे, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं बारी बारी से। थोड़ा समय मैं ज़्यादा लूँगा आपका, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को एक एक करके और डिटेल में हम लोग डिस्कस कर ले। थोड़ा फास्ट चलने का भी प्रयास करूंगा और चीज़ों को समझाने का भी बढ़िया से प्रयास करूंगा। देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज जब भी किसी भी पार्टिकल का निकालना होता है तो हम लोग करते क्या है, उसमें चार्ज डिवाइडेड बाई मास का रेशियो। तो चार्ज बाई मास का अगर रेशियो करते हैं, इलेक्ट्रॉन की चर्चा है तो इलेक्ट्रॉन पर के लिए सभी लोग याद किए होंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम का चार्ज होता है और 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 केजी का इसमें मास होता है। तो इन दोनों का जब हम रेशियो सॉल्व करके निकालते हैं तो ये आता है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 11 और ये कूलम पर केजी। तो कूलम पर केजी ये होगा आपका सी नंबर, होगा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है। देखो, आपने याद किया होगा कि विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को घुमाते हैं तो किया गया कार्य W जो होता है उसका फॉर्मूला होता है PE और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका याद किया हुआ होगा। यहाँ देखिए तो हर जगह पर M दिया हुआ है। अब बोलोगे सर क्या यहाँ गड़बड़ हुआ है, तो आप यहाँ नोटिस करना कि M नहीं होता है, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से लिखते हैं। तो PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो जो यहाँ दिख रहा है आपको ME, उसमें M को की जगह पर आप P एज्यूम करेंगे। गलती है, यहाँ इरर हुआ है इसमें। और भी कुछ इरर्स हैं, अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ इरर्स और भी हैं, लेकिन उन इरर पर हम पहुंच करके उसको डिसाइड कर लेंगे कि उसमें क्या होगा। कुछ क्वेश्चन तो सही में ऐसे हैं जहां आपको परेशानी हो सकती है। खैर, यहाँ हम लोग करेंगे इसको P और हमको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। अब देखना, द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ P रहेगा तो आप इसको अपडेट कर लेंगे, इसको P कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपके पास कि किसी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R होता है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज। देखो, आप पढ़े हुए हो कि परमिटिविटी को लिखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन R होता है। तो अगर हमको रिलेटिव परमिटिविटी ही चाहिए तो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका मिल रहा है यहाँ, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है
कि संधारित्रों, यहां देखना रितो नहीं रित्रों होगा, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है कि द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर ईच कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो आप ध्यान देना कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो देखो इस तरह से लेते हैं कि ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक, इस तरह से हम लोग कंबाइन करते हैं। तो सबको अगर हम कनेक्ट किए हुए हैं पैरेलल टाइप में तो आपको याद होगा सबका पोटेंशियल सेम होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और बात आप ध्यान देना इसमें कि कभी कभी मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन देता है उसके ठीक निकट वाला आपसे पूछ देगा। जैसे यहां पूछ रहा है कि समांतर क्रम में जब संयोजन कर रहे हैं तो कौन सा समान होगा, तो आपके एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान होगी। तो ध्यान देना श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। कुछ कुछ चीजों को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करके सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे ताकि गलती ना हो इसमें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक तार का प्रतिरोध आर है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन देखना इंग्लिश में अगर देखना चाहो आप तो कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ्ड बाय स्ट्रेचिंग इट देन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम अगर लिखना है देखो हम आर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए होता है। एक छोटा सा टेक्निक है उस पर ध्यान देना कि देखो जिसको यहाँ पर कह रहा है चेंज करने के लिए, तो कह रहा है डायमीटर आपको चेंज करना है, तो डायमीटर के टर्म में अगर हम उसको लेकर के आए तो हम क्या करते हैं कि अपने मन से यहाँ पर से ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रो और इंटू एल इंटू ए, और एल इंटू ए को हम लोग जानते हैं कि वायर जो होता है उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई यहाँ भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर करो तो रो इंटू भी तो भी रह जाएगा और डिवाइडेड बाई ए को लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर, या आर को हम डायमीटर के टर्म में कर ले तो डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पूरा का हम लोग कर लेते हैं क्या, तो होल स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ऊपर हो जाएगा रो इंटू भी और डिवाइडेड बाई यहाँ कर लेंगे तो पाई डी पाई और यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं पाई और डी स्क्वायर बाई 4, और इस पूरे का हम लोग को मिल जाएगा होल स्क्वायर। ये हमको निकल के आ रहा है रो के लिए। अगली बार कह रहा है कि अगर आर डैश को हम लें तो इसमें कह रहा है डायमीटर को आप हाफ कर दो, तो डायमीटर हाफ कर दोगे आप तो इसका मतलब तार को खींच के लंबा कर रहे हैं, तो लेंथ भी उसका चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम जब सेम रहेगा तो इसको हम रो और इंटू वी रहने देते हैं, और नीचे पाई और डी को अब कर रहे हैं डी डैश, या डी डैश को हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कर रहे हैं कि डी और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 4 जैसे है उसको वैसे ही रहने देते हैं और होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब आप अगर ध्यान दो इसमें तो रो इंटू भी तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ डी बाई 2 का अगर 2 का हम स्क्वायर कर लेंगे तो 4, अब 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग को निकल के आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 16। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि हम लोग को कितना मिल जाएगा यहाँ, तो यहाँ मिल जाएगा पाई और डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और नीचे में ही यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कितना 16। तो ये वाला इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 1/16 हम यहाँ से बाहर कर दे उठा के ऊपर कर लेंगे तो ये 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा और रो भी डिवाइडेड बाई यहाँ पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, जो कि होल स्क्वायर किया हुआ है यहाँ तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो तो 16 ये पूरा का पूरा जो है हमारा वो आर के इक्वल हो गया। तो अब हम आर डैश को लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई आर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लग सकता है ये, लेकिन रियलिटी यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ही करना है। तो यहाँ हमको 16 आर मिलता है, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब अगर डायमीटर को हम हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस इसका जो है 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रख सकते हो अगर आपको आवश्यकता हो तो। बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसमें कि वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के। कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू। देखो कैपेसिटेंस जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब बताओ इसमें सी के साथ अगर रिलेशन देखें हम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का, तो आर हम लोग को मिल रहा है त्रिज्या, सो हम कह देंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर यानी त्रिज्या के समानुपाती हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था और आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र
अक्ष की दिशा में है तो समविभवी होगा। मतलब आपसे कह रहा है कि इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी। देखो एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इसके परपेंडिकुलर वाले में ना। अब परपेंडिकुलर को अगर लीजिएगा तो आपको याद होगा कि ये तो हमारा चला जाएगा इसके परपेंडिकुलर यानी वाई और जेड में। तो वाई और जेड ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। अगर आप याद किए होंगे तो विद्युतशीलता को हम लिखते हैं इप्सिलॉन से, और इप्सिलॉन के लिए लिखते हैं तो फॉर्मूला इसके लिए लिखा जाता है तो ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ दिख रहा है। इंग्लिश में अगर देखें इसी सेम क्वेश्चन को तो कह रहा है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, तो परमिटिविटी के लिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ चीजें तो याद करने वाली है तो आपको याद भी रहेगा, तो इसी का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद किया हुआ है, तुरंत हम प्रयोग करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट फिर है मीटर सेतु की तार बनी होती है। आप जानते होंगे कि वायर ऑफ मीटर ब्रिज जो है उसका चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर का जो थोड़ा बड़ा चेंज आता है हम लोग के यहाँ, वो इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इम्पैक्ट कब नहीं होगा? जब वो किसी ऐसे सब्सटेंस का बना रहे जिसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ऐसा हो जिसकी से कि उसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। और ऐसा तभी होगा जब वो मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ रहे। तो यहाँ देखो ऑप्शन में मैंगनीन उपलब्ध है तो आप ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लेंगे कि इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट काफी कम होना चाहिए, इस कारण से हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि चुंबकीय प्रेरण वेक्टर बी और चुंबकन की तीव्रता वेक्टर एम। अच्छा, इसको वेक्टर एम के बजाय हम लोग वेक्टर आई लिखते हैं जी। वास्तव में आप बुक में भी देखोगे, आप नोट्स में भी देखोगे, आपको वेक्टर आई मिलेगा। कुछ सोच करके लिख दिया है वेक्टर एम इसका, लेकिन होता है वेक्टर आई है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या होगा इसमें, संबंध कौन सा होगा, कि द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम आई से लिखते हैं, वेक्टर आई से। तो क्या होगा? तो अगर देखो हम यहाँ लिखेंगे इसके संबंध में तो होता है वेक्टर बी के लिए वेक्टर बी आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो हमारा म्यू नॉट, और फिर ये होता है वेक्टर ए एच और प्लस वेक्टर आई। तो अब देखो तो वेक्टर एच प्लस वेक्टर आई हम लोग को ऑप्शन नंबर डी, मतलब एम के जगह पर आप आई समझ लो, जहां जहां एम है वहां पे आई समझ लो। मतलब यहाँ भी कह सकते हो कि एरर है, लेकिन मतलब उतना भी स्पेसिफिक नहीं है कि इसको आप बहुत गौर करो। आप जो फॉर्मूला सीखे हो उसके बेसिस पे आप इसको कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, म्यू नॉट और इनटू वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम, ऐसा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या होती है। देखो प्रतिबिंब की संख्या के लिए हम लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई थीटा। अब समांतर है तो समांतर वाले केस में तो आप जानते हो कि हो जाएगा 0 डिग्री। अब 0 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा इनफिनाइट, तो इनफिनाइट आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब अगर आप सॉल्व करना चाहो तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स लिखते हैं, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। तो पैरेलल मिरर्स के बीच में कितना होता है तो 360 और बाई थीटा करते हैं, तो थीटा यहाँ पैरेलल वाले केस के लिए कितना मिल जाएगा तो 360 अब आई 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा इनफिनाइट। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा, कि द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज m देन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी। बड़ा क्लियर करना इस बात को, इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि m के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं तो होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, ऐसा सॉरी v बाई यू होता है, हम स्क्वायर में जा रहे हैं, v डिवाइडेड बाई यू होता है। अब इसी में अगर हमको लॉन्गिट्यूडनल बोला है तो वो एरियल मैग्निफिकेशन होगा, और एरियल मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग करते क्या है तो होता है वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर करने के लिए हम लोग को क्या लेना होगा एम स्क्वायर लेना होगा। तो एम स्क्वायर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि अगर किसी प्रकाश की का किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो तो स्नेल का नियम होगा। भाई सब पूछ रहा है ये कि इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 रेस्पेक्टिवली देन स्नेल्स लॉ। तो देखो स्नेल्स लॉ को हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है फॉर्मूला साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, और इज इक्वल टू लिखते हैं तो सबसे पहला होता है म्यू 2 बाई म्यू 1, उसके बाद होता है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, उसके बाद होता है क्या v1 बाई v2। तो आप इसमें से देखो तो आपको कौन सा रिलेशन दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है भाई साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर कहता है कि किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। तो वायु के बुलबुला के चमकने का कारण आपको याद होगा कि जब पानी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कहीं पर भी चमकने का केस अगर हो ना स्पेशली, तो आप ध्यान रखना कि वहां ऊर्जा की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और जब ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए का मतलब कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि द एयर बबल्स इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू, इवन हम आपको लिखवाए हुए भी हैं अगर आप मेरे से पढ़े होंगे तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, समतुल्य लेंस होगा। कह रहा है कि टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड इन कॉन्टैक्ट, द इक्विवेलेंट लेंसेज इज। तो इक्विवेलेंट लेंस तो ऑब्वियस है कि जब उत्तल लेंस को हम रखेंगे तो हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को लिखेंगे 1/f, तो ये 1/f1 और प्लस 1/f2 हो जाएगा। भाई जब दोनों उत्तल लेंस है का मतलब दोनों पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव के लिए रिजल्टेंट भी हमको पॉजिटिव मिलेगा। अब पॉजिटिव का नेचर होता है उत्तल, तो इस कारण से हमको कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, उत्तल लेंस मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखना कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन का मान सबसे अधिक होता है। इवन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, फॉर विच कलर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज मैक्सिमम। हम लोग जानते हैं क्या कि जब प्रिज्म से लाइट गुजरता है तो भाई व्हाइट लाइट आया। अब इसमें जो है 7 कलर्स में सबसे नीचे जो आने वाला है वो होता है वॉयलेट कलर, और सबसे ऊपर आने वाला है वो होता है रेड कलर। इसके पीछे की भी पूरी कहानी आप जानते होंगे अगर डिस्पर्शन पढ़े होंगे तो, कि जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम उसका डेविएशन सबसे ज्यादा, और जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका डेविएशन सबसे कम। तो मामला यहाँ वॉयलेट का होगा, बैगनी का सबसे ज्यादा होगा। अगर यही देखो सबसे अधिक पूछ रहा है तो बैगनी होगा, लेकिन वही पूछता कि सबसे कम किसका होगा तो भाई लाल का हम मारते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बैगनी हो जाएगा बी, यानी कि वॉयलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आंसर मार्क करेंगे इसके लिए तो क्वेश्चन नंबर 16 था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में दिया हुआ है कि आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता होगी। अगर आप धारिता पढ़े हो तो अभी इससे पहले हम बताए थे कि C इक्वल टू होता है 4πε0 और इंटू आर। अब जरा ढूंढो तो ऐसा कुछ मिलता जुलता दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा, सारा का सारा ऑप्शन ही चौपट है इसमें। अब चौपट है का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, अब गलत कहेंगे नहीं तो गलत क्या होगा इसमें कि गलत है ही इसमें, कि असल में ये जो फॉर्मूला दिया है वो सब ध्यान दो तो भी के लिए कह रहा था। हमसे पूछ रहा है धारिता कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, तो भाई इसका होता ये है। तो आप इसमें से देखो तो ये तो हमको लग रहा है कि पोटेंशियल का है, आप भी पढ़े होंगे तो आपको भी यही लगेगा। यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से दिया हुआ, उसी को उलटफेर करके तो दिया हुआ ऑप्शन है पोटेंशियल का, लिख दिया सी, और एक्चुअल में सी का होता है हमारा 4πε0 इंटू आर। तो आप पूछोगे मेरे से कि सर 17 नंबर में और आंसर कौन सा मार्क करे, तो मेरी सलाह होगी कि जब इसको आप विभव कर लोगे तब तो ऑप्शन ए मार्क कर सकते हो, लेकिन धारिता करोगे तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लो, इसमें लिख के रखना, और राइट आंसर इसका ये होगा जो आपको चारों में से किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, इसमें ध्यान देना। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर हम एक्सियल लाइन पर के इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ई ए, तो फॉर्मूला अगर सीखे होंगे तो 1/4πε0, या इसको आप के भी करते हो, डिवाइडेड बाई 2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब होता है। और इक्वेटोरियल लाइन पर के लिए लिखते हैं तो ये भी 1/4πε0, और ये होता है p डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो अगर आप यहाँ देखो तो ई ए बाई ई करेंगे, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल का रेशियो करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, यानी 2:1। ऐसे वाले क्वेश्चन में उल्टा भी कर देता है कि आपको इक्वेटोरियल टू द एक्सियल का रेशियो पूछ देगा, तो वैसे वाले में 1:2 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ एक्सियल पहले पूछा है अच्छी, अब बाद में निरक्षीय पूछा है। इंग्लिश में भी देख सकते हो कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले एक्सियल का है तो 2 और इक्वेटोरियल का बाद में 1 हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान देना कि आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है। भाई जब आवेश का पुनर्वितरण होता है कि एक बॉडी पर आपने आवेश है दिया है, दूसरे में आप जो है इसको भेज रहे हैं, तो जाएगा तो करंट के माध्यम से, और जब करंट होकर के ये जाएगा तो आप जानते हो कि कोई भी तार चालक तार में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उससे धारा प्रवाहित होगी, तो वहां ऊर्जा की हानि होगी, तो क्या होगा क्षय, तो ऊर्जा क्षय होगा। यानी कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन को देखें कि इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज
देयर इज लॉस ऑफ, तो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होता है। कह रहा है कि n रेसिस्टर्स इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज। ध्यान देना, पहले सीरीज बाद में पैरेलल। तो अगर हम RS को लिखते हैं सीरीज के लिए तो पढ़ा हुआ होगा n इंटू आर होता है, और RP को लिखते हैं पैरेलल के लिए तो पढ़ा हुआ है R बाई N होता है। दोनों का रेशियो करना है तो रेशियो कर लेते हैं, R से R कट जाएगा, N आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो RS डिवाइडेड बाई RP के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, N स्क्वायर। तो N स्क्वायर हमको तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन रेसिस्टेंस के साथ भी पूछता है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको कैपेसिटेंस के भी साथ पूछता है। तो कैपेसिटेंस में तो चीजें उल्टी हो जाएगी, सी बाई एन होगा यहाँ पर, और यहाँ एन इंटू सी हो जाएगा, तो 1 बाई एन स्क्वायर होगा। अगर सीरीज और पैरेलल का रेशियो पूछेगा तो पैरेलल सीरीज का रेशियो पूछेगा तो एन स्क्वायर होगा कैपेसिटर्स में। तो कैपेसिटर रेसिस्टर का ना ध्यान रखना, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे है कि अगर हम जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो इस बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान होगा। विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? देखो, द्विध्रुव को लेंगे तो आप जानते हो पॉजिटिव जितना होगा उतना ही नेगेटिव होगा। अब बंद सतह के अंदर है, जितना यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव लिखेंगे उतना ही यहाँ पर फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। टोटल फ्लक्स का वैल्यू लिखेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को यहाँ ए मिल जाएगा, 0। कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इनसाइड अ क्लोज सरफेस देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस विल बी 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज। ध्यान देना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जैसा इंग्लिश में है वैसा ही हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो ऐसे वाले वर्ड्स का ध्यान रखना कि इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम लिखेगा। और तब इसके लिए अधिकतम सुग्राही पूछ रहा है, यानी कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी, ये होता है भाई 45 डिग्री एंगल पे। 45 डिग्री एंगल होता है पाई बाई 4, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है चोक कॉइल का शक्ति गुणांक होता है, द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल इज। सब लोग याद किया होगा, चोक कॉइल में हम लोग लेते हैं इंडक्टर को, इंडक्टर में जो है वोल्टेज और करंट के बीच में पाई बाई 2 एंगल होता है, तो पावर फैक्टर निकालते हैं तो पावर फैक्टर cos फाई, और cos फाई के लिए cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 सब जानते हो कि 0 होता है। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पावर फैक्टर चोक कॉइल का 0 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, समान वेग की चालकता समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। इंग्लिश में पूछ रहा होगा इसमें कि द चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेज। तो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि अगर स्थिर कोई चार्ज रहेगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो मूविंग रहेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों को करेगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। अगर कोई धारावाही चालक होगा तो उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड को केवल प्रोड्यूस करेगा, धारावाही चालक तार में धारा अगर बह रही होगी तो। अगर कोई ऑसिलेटिंग या एसेलरेटिंग या डी एसेलरेटिंग मतलब त्वरित हो या मंदित हो या दोलन करता हुआ कोई आवेश हो तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करेगा। फिलहाल यहाँ चर्चा में क्या है कि चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें होंगे, वो प्रोड्यूस करेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 25 फिर देखिएगा। कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसकी सहिष्णुता होगी। कितना बढ़िया शब्द लिखा, सहिष्णुता। सुन करके लगेगा अच्छा अच्छा कुछ बोल रहा है कि द लास्ट बैंड ऑन द एंड्स ऑफ द कार्बन रेसिस्टर इज गोल्डन, द टॉलरेंस विल बी। इसका तो पूरा का पूरा सेट आपको याद होगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो उसमें गोल्ड जो आता है टॉलरेंस के लिए आता है, सहिष्णुता के लिए आता है, वो कितना होता है तो प्लस माइनस 5% गोल्ड का। अगर सिल्वर का लिखते हैं तो प्लस माइनस 10% होता है, और अगर नो कलर रहा तो प्लस माइनस 20% होगा। चर्चा गोल्ड का है, सुनहला का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लस माइनस 5% हो जाएगा इसका, या 5% प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है तो। आगे है फैराडे नियतांक का मात्रक है, कह रहा है कि यूनिट ऑफ फैराडे नियतांक। तो फैराडे नियतांक क्या होता है, कूलम पर मोल। सब लोग याद किया हुआ है 96,500 कूलम पर मोल, तो इसका कौन सा हो जाएगा, कूलम पर मोल। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर आपको 26 नंबर क्वेश्चन का अगर करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी, यानी कूलम पर मोल हो जाएगा फैराडे कांस्टेंट के लिए। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं, क्या है, शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। तो ध्यान देना, इसमें शक्ति रहित धारा का परिपथ के लिए थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों को लेकर के आपको होगा दिक्कत। और क्वेश्चन में हम एक बार देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ दिक्कत दिख रहा है कि एक होता है शुद्ध प्रतिरोधी। तो भाई प्रतिरोध जहां होगा वहां तो शक्ति होगा ही होगा, और वो धारा शक्ति रहित धारा नहीं होगी। तो शुद्ध धारितीय परिपथ में भी ऐसा है कि फेज डिफरेंस जो आपको मिलता है करंट वोल्टेज का पाई/2 का होता है, और शुद्ध प्रेरकीय प्रेरिक, तो इसमें भी जो है आपको 90 डिग्री मिलता है वोल्टेज करंट के बीच का। तो वहां भी मसला वही है। तो आंसर जो है इसमें बी और सी दोनों सही है। अब देखो डी नंबर में क्या बोला है, ए एंड बी। तो हमको ना ए बी और सी को ना मार्क करके यहाँ हमको लेना चाहिए इसमें ऑप्शन नंबर डी को। लेकिन ई भी कब होगा, जब बी और सी किया हुआ रहेगा तब। ध्यान देना, मतलब क्वेश्चन नंबर 727 में भी आपका एरर है, गलती है इसमें। और गलती ऐसा है कि इसमें शुद्ध धारितीय भी होना चाहिए और शुद्ध प्रेरक भी होना चाहिए। तो इसमें बी और सी लिखता तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। इंग्लिश में देख लो आप कि सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट भी होता है, प्योर रेसिस्टिव नहीं होता है। तो इन दोनों के लिए हमको ऑप्शन नंबर कौन सा देना चाहिए, तो बोथ यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दे भी रहा है, तो यहाँ बी और सी देना चाहिए था। तो राइट आंसर आपका बी और सी होगा। आप डी नंबर को मार्क तो करना, लेकिन यहाँ करेक्शन कर लेना कि ये बी और सी दोनों होंगे, यहाँ ए और बी नहीं, बी और सी होगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है। तो देखो विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों तो सेम फेज में चलता है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों तो साथ में चल रहा होता है, एक साथ। तो जब एक साथ चल रहा होता है सेम फेज में, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा कि सर आप तो ये पढ़ाए हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। बाबू परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के होता है, मतलब ये एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है तो वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन दोनों साथ में चल रहे होते हैं, अलग अलग नहीं चल रहे होते, दोनों साथ में चल रहे होते हैं। जैसे ये ऊपर अप एंड डाउन कर रहा है, साथ में ये भी चल रहा होता है, दोनों सेम फेज में। जब सेम फेज में चलेगा तो एंगल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ध्यान देना, दोनों के बीच का कोण पाई/2 हो जाएगा। लेकिन फेज दोनों का फेज में डिफरेंस नहीं होता है। फेज डिफरेंस कहने का मतलब दोनों अलग अलग चलना चाहिए था, कि जब ये क्रेस्ट बना रहा है तो इसको कुछ और ही बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। दोनों चलता है साथ में ही एक साथ। तो इस कारण से इसमें फेज डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं करना, हम फिर से समझा दे रहे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो उन दोनों के बीच का कोण 90 है, पाई/2 है। लेकिन चूंकि दोनों साथ में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरीके से उसी फेज में वाइब्रेट कर रहा होता है, तो दोनों सेम फेज में होने के कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 डिग्री होगा। पाई/2 नहीं, फॉर्म में मार देना इसमें। आगे है, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए, समतुल्य फोकस दूरी होगी। तो सब लोग को याद होगा कि अगर समान फोकस दूरी का है तो 1/F रखेंगे, तो 1/F प्लस 1/F हो जाएगा। करो इसको, तो 1/F इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा कितना, दोनों कर लेंगे तो 2/F, या F इज इक्वल टू लिखेंगे तो F/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर F/2 सी में है, तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लो कि इफ टू लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ f प्लेस्ड इन कांटेक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोएक्सियल नहीं रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, F/2 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। नेक्स्ट है 30 नंबर, एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया है, उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब, द अपर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट विल बी। देखो कैसा है कि ये उत्तल लेंस है, इसका ऊपर वाला भाग को काला कर दिया ऐसे। तो भाई जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इमेज तो पूरा ही बनेगा, आकार भी नहीं घटेगा और उसका आकार बढ़ेगा भी नहीं, तीव्रता बढ़ेगी भी नहीं। क्या होगा इसमें, केवल लाइट कम जाने की वजह से, क्योंकि ये वाला पार्ट तो रिफ्लेक्शन करवा नहीं पाएगा, तो लाइट कम जाने की वजह से हम लोग को इसमें तीव्रता का मान घट करके मिलेगा। सो रिड्यूस्ड इन इंटेंसिटी, रिड्यूसेस इन इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखना। सामान्य आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, भाई 10th क्लास का बच्चा भी जानता है, आप लोग को भी, सब लोग को याद होगा कि 25 सेंटीमीटर होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नो कंफ्यूजन,
डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट फिर है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा निर्भर करती है। अगर लिखेंगे द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन, कुछ लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन भी गलत है। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें राइट आंसर होता है तीव्र फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। अब आवृत्ति देखो तो आपको मिलेगा ही नहीं, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो आवृत्ति मिलेगा नहीं, कार्यफलन पर भी नहीं करता है। अब बोलोगे सर इसमें भी तो नहीं, इनमें से कोई नहीं मार्क कर दे, तो नहीं, वो भी नहीं कर सकते। अगर कहीं पर भी ऐसा मामला हो कि ऊर्जा की बात करें हम, तो ई जो होता है वो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा होता है एक, और एक एच इंटू नियो होता है। तो अगर एच इंटू नियो ना दिया हुआ है तो एच सी बाई लैम्डा भी तो ढूंढ सकते हैं हम लोग। तो एच सी बाई लैम्डा में लैम्डा पर निर्भर करता हुआ होगा। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, एच अगर आवृत्ति होती तो ज्यादा सही आवृत्ति होता, आवृत्ति को मार्क करते। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में से कोई एक ही देगा आपको, दोनों नहीं देगा, कंफ्यूज मत करो सर दोनों दे देगा तो किसको मार्क करेंगे, देगा ही नहीं। या तो मोस्टली आवृत्ति देती है, लेकिन यहाँ तरंगदैर्घ्य दे दिया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी मत मार्क कर देना कि आवृत्ति नहीं दिख रहा डी मार देंगे, नहीं, तरंगदैर्घ्य है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। हाँ नहीं होता तो फिर आप डी मार्क कर देते। आगे है अल्फा कण है, तो अल्फा कण तो सब लोग याद किया होगा जी, 2He4 होता है ये, और ये होता है हीलियम का नाभिक। सो हीलियम नाभिक हो जाएगा अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एटम न्यूक्लियाई में आप पढ़े होंगे ये, तो न्यूक्लियाई टॉपिक में ये पढ़ना था आपको। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है। भाई सब लोग को याद होगा कि एक पतला होता है और बाकी दो मोटे वाले होते हैं, तो एक जंक्शन यहाँ एक जंक्शन यहाँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर लो, अच्छा है पीएनपी ट्रांजिस्टर लो, जो भी लो आप, तो दो जंक्शन बनते हैं इसमें। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि ट्रांजिस्टर में धारा गुणांक अल्फा बीटा का संबंध है। तो यहाँ द रिलेशन बिटवीन करंट फैक्टर अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर इज। देखो ट्रांजिस्टर में अगर हम लोग को अल्फा बीटा का निकालना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो सब लोग को याद होगा कि अगर हम लोग, इसको हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। हाँ, जरा हम लोग इसमें लिखते हैं आई ई के लिए, तो सब लोग जानता होगा कि फॉर्मूला होता है आई बी और आई सी प्लस आई बी, या आई बी प्लस आई सी, जैसे लिख दो इसको आई सी प्लस आई बी। अगर हम इसमें क्या करें कि आई ई और डिवाइडेड बाई आई सी कर लें, दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ भी आई सी डिवाइडेड बाई आई सी हो जाएगा, और प्लस यहाँ आई बी डिवाइडेड बाई आई सी हो जाएगा। ध्यान से सीखना है इसको, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको उठा के हम यहाँ कर लेते हैं, तो 1 बाई यहाँ आई सी डिवाइडेड बाई आई ई कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ तो 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ करते हैं तो इसमें भी हम 1 और डिवाइडेड बाई इसको उठा के नीचे कर लेते हैं, तो आई सी डिवाइडेड बाई आई बी हो जाएगा। मन में आएगा सर किए क्यों ऐसा, तो आप ध्यान देना कि जब आई सी और डिवाइडेड बाई आई ई करते हैं तो ये होता है अल्फा, और जब आई बी डिवाइडेड बाई आई सी डिवाइडेड बाई आई बी करते हैं तो ये होता है बीटा। ऐसा, तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ रख सकते हैं इसको 1 बाई, और आई सी बाई आई ई को कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई, और ये आई सी बाई आई बी को लिखते हैं बीटा से। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो प्लस चाहिए था, यहाँ माइनस आ गया, तो डी तो नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा के लिए बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा, उल्टा कर दो तो बीटा अल्फा के लिए लिखेंगे, अल्फा है यहाँ, तो अल्फा के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको? तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है जी, कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, चूंकि ये आपके बहुत काम का है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से पूछा हुआ है और गलती नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, इसमें वही क्वेश्चन देखो दिया हुआ है इंग्लिश में, तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा और प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, तप्त तार में, देखना यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ है कि तप्त तार में पूछता है। तो देखो तप्त तार में जो विक्षेप होता है ना, थीटा जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई आर एम एस के स्क्वायर के। अब देखो तो यहाँ उल्टा हमको, देखो ये तो पहले होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ है कि धारा जो है विक्षेप के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं होता है कि हॉट वायर अमीटर में करंट जो है डिफ्लेक्शन के स्क्वायर के होता है। उल्टा ये होता ना कि ये डिफ्लेक्शन जो होता है, डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेप जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट स्क्वायर के। ये करंट और स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। मतलब आप मेरे से पूछो 36 नंबर क्वेश्चन भी जो है जैसा दिया गया ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग गलत है, तो सही क्या होगा इसमें, तो अगर लिखेंगे आप हिंदी में तो हो जाएगा विक्षेप, और विक्षेप समानुपाती होगा किसके,
तो धारा के स्क्वायर के। अब ये वाला इंग्लिश या हिंदी में जो भी आपको समझ में आता है उसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और आप ध्यान रखना कि यहाँ ऑप्शन लिखने में गलती हुई है, उल्टा हुआ है। अब कुछ लोग को मजा आ रहा होगा, सर इतना इतना क्वेश्चन गलती रहेगा? तो हाँ, हो सकता है गलती, कहीं नहीं हो सकता है। आप ध्यान देना, जब आप पढ़े हुए हो, ढंग से पढ़ रहे हो, तो फिर आपको इस चीजों का पता चलेगा कि ऐसा है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक निकालते हैं तो वही cos फाई, और लिखते हैं तो क्या होता है, ये तो होता है आर बाई जेड। अब आर बाई जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, डब्ल्यू नहीं पढ़ते इसको, ओमेगा पढ़ते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो, दिया हुआ है कि पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट इज, तो क्या होगा, आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है और हम चाह रहे हैं कि आपको एक ही बार में सिखा के ही छोड़ें। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिकतम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर? सब लोग याद किया होगा कि गामा रे का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक की त्रिज्या आर के बीच का संबंध है। तो सब लोग जानते हो कि द रिलेशन बिटवीन मास नंबर ए एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो आर इज इक्वल टू होता है आर नॉट और इंटू ए टू दी पावर 1/3। तो आर नॉट, इसके में आर नॉट कॉन्स्टेंट हुआ, तो आर लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1/3। हमको तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, आशा है आप भी ऑप्शन नंबर सी में इस चीज को, इस रिलेशन को देख पा रहे होंगे। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सूर्य का ऊर्जा का कारण, सूर्य का की ऊर्जा का कारण है, करा द रीजन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज। तो सब लोग जान रहे हैं कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज होकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। यह 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग होती है, करा द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज नियरली इक्वल टू। बड़ा सिंपल सा है कि E इज इक्वल टू, सब लोग जानते हो क्या होता है भाई, MC स्क्वायर करेंगे, M कर रहा है 1 kg, अब मल्टीप्लाइड बाय C हो जाएगा कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो ये कर लेंगे ऐसे, मीटर पर सेकंड, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 16। ढूंढो इसमें से 1 × 9 9 हो जाएगा, कहाँ ऑप्शन है, नहीं मिल रहा। तो 9 × 10⁻16 को जो है आप करीब करीब 10⁻17 के क्लोज मान सकते हो, और 10⁻17 क्लोज मानोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पश्च अभिनत डायोड है, ध्यान देना, पश्च अभिनत डायोड पूछ रहा है कि कौन सा होगा, रिवर्स बायस, इंग्लिश में है रिवर्स बायस डायोड कौन सा है। बहुत सारे लोगों को याद रहेगा ना पढ़ा हुआ, तो मारेंगे जीनर डायोड, वो एकदम पूरे कॉन्फिडेंस में जीनर डायोड। लेकिन ऐसा है कि फोटो डायोड भी तो पश्च अभिनत होता है, एलईडी नहीं होता, एलईडी हमेशा अगर बायस होता है। तो ए और सी दोनों है, तो आप ए और सी को नाम मार्क करके आप देखो तो ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है डी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कोई आदमी इसी का क्लिप काट ले, जब हम ए मार्क कर रहे हैं उसको क्लिप काट ले, अब बोले अमृतसर तो गलती पढ़ा दिए हैं, तो ये तो गलत बात होगी यार, तुम पहले पूरा ऑप्शन देख लो कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसमें से वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप भी ध्यान रखना और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बढ़ते आगे, भाई बड़ा अच्छा है ये कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक कौन सा है। तो नैंड में होता है एंड में होता है 3 डिजिट, और 3 डिजिट में लेते हैं हम लोग गुना, पढ़ाए हुए हैं तो गुना हो जाएगा, और चूंकि इसमें नॉट लगा हुआ है तो बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और कितना, y इज इक्वल टू ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉजिक गेट ऐसा है कि इसे एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है, कह रहा द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज। वही ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी इसलिए कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन को 2-3 बार बोर्ड में पूछा है और हर बार खेल खेल गया स्टूडेंट के साथ। होता क्या है कि अगर इसका मिनट में मान पूछे ना तो होता है 1 मिनट, अगर इसी का सेकंड में मान पूछे तो होता है 60 सेकंड, और अगर डिग्री में मान पूछेगा तो 1/60 डिग्री होगा, यहाँ 1/60 डिग्री होगा। अब तुम देख लो, याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि मानव आंख की विभेदन क्षमता होती है 1 मिनट, डिग्री में पूछेगा तो 1/60 और सेकंड में पूछेगा तो 60 सेकंड। अब बताओ यहाँ क्या ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ हमको तो अवेलेबल दिख रहा है 60 सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेकंड। फिर से हम बोल रहे हैं, मानव आंख की विभेदन क्षमता 1 मिनट होती है, अगर डिग्री में करेंगे तो 1/60 डिग्री होगा, और सेकंड में करेंगे तो 60 सेकंड होगा। ध्यान रखना इसका, डिग्री उसका
1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इस तरीके से होगा, यहाँ ऑप्शन में 60 सेकंड, सेकंड में पूछ रहा है सारा ऑप्शन, तो 60 सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देखना कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां हैं। तो देखो नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग दोनों दिया हुआ है, तो ये दोनों को भी संरक्षित माना जाएगा। और इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि चार्ज भी, एंगुलर मोमेंटम भी, लीनियर मोमेंटम भी, ये सब इसमें संरक्षित रहता है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वही सब लोग याद किया हुआ है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये हो जाएगा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक डायमंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा डायमंड। नेक्स्ट फिर है, दो प्रकाश स्रोत संबद्ध होता है जब उसके बीच का कलांतर टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट, कला संबद्ध होता है, दो प्रकाश स्रोत संबद्ध होता है यानी कला संबद्ध होता है, तो फेज डिफरेंस इसमें क्या होना चाहिए। तो भाई फेज डिफरेंस नियत रहेगा तभी ना, रिमेन कांस्टेंट रहेगा तभी ना कला संबद्ध कहेंगे। दो स्रोतों को कला संबद्ध होने के लिए उसको सेम फेज में होना चाहिए या कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखना चाहिए, तो यहाँ पर रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, सब लोग को याद होगा चालकों का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, तो आपको घटता है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन आपको देखो इंग्लिश में दिया हुआ है कि ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, तो डिक्रीज करेगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, किससे स्वतंत्र होता है। देखो प्रेरित आवेश जो होता है वो स्वतंत्र होगा, मतलब प्रेरित आवेश केवल की हम निकालें तो हम पहले ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ईएमएफ के लिए हम लिखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, सब लोग जानते होंगे फ्लक्स में परिवर्तन की दर को। अब ईएमएफ को अगर हम करंट में कर लें तो हम लोग आई आर के टर्म में कर सकते हैं। अब आई को हम लोग भी के टर्म में कर, भी नहीं, चार्ज के टर्म में कर लें, तो चार्ज के टर्म में कर लेंगे तो वहाँ टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, और टाइम जब कैंसिल हो जाएगा तो किससे स्वतंत्र होगा, तो ये हो जाएगा बी से स्वतंत्र। अब बोलो सर यहाँ टाइम है, तो वो भी इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हैं ना आई आर जी, तो आई के टर्म में लिखेंगे इसको, मतलब यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा आई आर। अब आई आर को यहाँ कर लेते हैं, इसको ला के इधर डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ई के बदले लिखेंगे तो आई आर हो जाएगा, कर ही देते हैं हम यहाँ, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, या आई लिखेंगे इसको तो ये आर आके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन बाई आर, और यहाँ हो जाएगा कितना डी फाइव बाई डी टी। अब आई को आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, और माइनस आर, और ये हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। डी टी से डी टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू का जो मान मिलेगा वो माइनस वन बाई आर और इंटू डी फाइव मिलेगा ना, तो किससे स्वतंत्र हुआ, टाइम नहीं ना आया इसमें, टाइम तो कैंसिल हो गया, तो इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नहीं कि बस कभी चीजों को बीच में बोल के छोड़ दें, आप भी उसको छोड़ दो, अरे थोड़ा दिमाग लगा लेना, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले ही लो सकते हो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीनशॉट क्या करेगा, मेन तो है दिमाग में ही फिट करो, अब तो एग्जाम आ गया, अब क्या बचा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में दिया हुआ है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। सब लोग जानता है इसको कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान है। देखो प्रोटॉन कह रहा है, तो प्रोटॉन ऐसा नहीं कि फोटोन समझ करके इसको और शून्य मार देना, भाई प्रोटॉन कह रहा है ये, तो प्रोटॉन के लिए क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद करने वाली चीज है और थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। नेक्स्ट है, 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी, तो वही 4 डायोप्टर को दिया हुआ है पावर, और इसके लिए पूछ रहा है फोकस दूरी, तो एफ इक्वल टू लिखेंगे, तो अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 बाई एफ, अब मीटर में करेंगे तो 1 बाई एफ, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 बाई एफ, 1 बाई पी, सॉरी पी 1 बाई पी होगा, तो यहाँ करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 4 यानी कि 0.25, और ये मीटर में आएगा, और सेंटीमीटर में करेंगे 25 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो अवेलेबल ऑप्शन कौन सा है, तो 0.25 मीटर अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 0.25 सेंटीमीटर मार्क करना क्योंकि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा 0.25 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि समान समायोजन में एक सरल सुंदरसी की आवर्धन क्षमता होती है, मतलब
फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, सब लोग जानता है नॉर्मल एडजस्टमेंट कहने का मतलब आंख एकदम रिलैक्स पोजीशन में हो, और ये तब होगा जब अंतिम प्रतिबिंब एकदम अनंत पर बने। तो अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब के लिए अगर हम लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर को और सरल सूक्ष्मदर्शी का लिख रहे हैं तो इसका होता है d/f। अगर वही कहता स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर तब होता 1 + d/f। अनंत पर कह रहा है, यहाँ सामान्य समायोजन करने का मतलब प्रतिबिंब अनंत पर, सामान्य समायोजन का मतलब ही समझना कि अनंत पर, और स्पर्श दर्शन कहेगा तो डी पर। तो यहाँ फिलहाल सामान्य समायोजन है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो मैग्नीफाइंग पावर जो सिंपल माइक्रोस्कोप का होगा वो d/f हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 54। अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। सब लोग याद किया होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट को ही तो कहते हैं विवर्तन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो एकदम सिंपल सा है, ऐसा नहीं कि बड़ा टफ क्वेश्चन पूछता है या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कुछ नहीं, बस तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर काहे का टफ यार, सब कुछ आप आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हीरे का क्रांति कोण होता है। सब लोग याद किया होगा कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक, अक्रांतिक कोण सबसे कम, और सबसे कम कितना होता है 24.41। तो यहाँ मामला क्या है कि एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24.41 डिग्री, ये होता है इसका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण निकालने के लिए आप फॉर्मूला भी याद किए हुए होंगे कि IC इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/μ। आगे देखना 56 नंबर में कि कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। भाई समांतर सतह की लेते हैं तो इस पर अगर प्रकाश डालेंगे तो वो तो अनंत पर ही लेके जाएगा ना, अनंत से आते हुए प्रकाश किरण को लेकर डालेंगे तो अनंत पर जाकर फोकस करेगा। यानी कहाँ समांतर पट्टी के लिए अगर हम फोकस दूरी का लिखेंगे तो वो हो जाएगा कितना, अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछ रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब का इन्फिनाइट हो जाएगा। अच्छा इसी में पूछता पावर इसका, तो ध्यान रखना 1/इन्फिनाइट करते 0 हो जाता वो, तो पावर 0 होगा और फोकस दूरी इन्फिनाइट हो जाएगी। अगला है 57 कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का कोण होता है। तो सब लोग जानता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, एकदम याद किया। न्यूनतम विचलन डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है जी, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर हमको सी में मिल रहा, आपको भी सी में ही मिलेगा, तो इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 58 नंबर, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए फाई पूछ रहा है। देखो फाई के लिए सब लोग याद किया होगा, दो चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, एक तो होता है इसका कलांतर, एक होता है पथांतर। तो जब रचनात्मक व्यतिकरण पूछ रहा है तो इसका होता है 2 पाई का, मतलब हम लोग लिखते हैं कैसे, तो 0 लिखेंगे या 2 पाई लिखेंगे या 4 पाई लिखेंगे या 4 पाई या 6 पाई, मतलब इवन मल्टीपल। अब 2 पाई का हम लोग करते हैं मल्टीपल, तो ये हो जाएगा कितना हमारा, इवन मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब कितना हो जाएगा 2n इंटू पाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 59 कि प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास होती है। देखो प्रकाश कहने का मतलब सिंपल हो गया दृश्य प्रकाश। अब दृश्य प्रकाश के लिए हम लिखेंगे, सब लोग जानते हैं कि लैम्डा का वैल्यू जो है वो शुरू होता है कितना 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, और चलता है लैम्डा का वैल्यू, मतलब लैम्डा भी लिख रहे हैं या लैम्डा आर लिखते हैं तो ये होता है कितना, तो 7600 7800 या 8000 के आसपास लेते हैं, 7600 एंगस्ट्रॉम हम लेते हैं इसका। तो अब यहाँ कह रहा है कि इसके लिए ऊर्जा क्या होगा, सब लोग जानते हो E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है hc/λ। अब बताओ यहाँ रख करके हम लोग E भी वाले के लिए भी निकाल सकते हैं और आर वाले के लिए भी निकाल सकते हैं, तो रख करके इसमें फॉर्मूला, और उसके बाद चूंकि ये निकल के जो आएगा वो जूल में होगा ऐसे सिस्टम में रखने पर, बाद में उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल से, तो इसका आता है 1.6। इसी फॉर्मूला पे आप रख करके सॉल्व कर सकते हो। एच का वैल्यू आप जानते हो, सी का वैल्यू आप जानते हो, लैम्डा पहली बार हम रखेंगे लोवेस्ट और फिर रखेंगे हाईएस्ट, तो हम लोग को जो एनर्जी मिलेगा वो होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के और 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का। तो राइट आंसर इसका आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। इंग्लिश में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट, तो लाइट वाले फोटोन के लिए 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखो कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि क्या सर इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान देना मेरी बात पे कि इसी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन इसी टाइप का पूछेगा। तो ये क्लियर, मतलब अगर ये बन जाता है आपसे तो फिर इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखना है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है। सब लोग याद किया हुआ यार, प्रकाश विद्युत प्रभाव यही तो है जो कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो व्यतिकरण हो गया, ध्रुवन हो गया, कैथोड रे का निकला तो अलग ही प्रोसेस हुआ, तो ये दोनों तो ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछ रहा है यहाँ पार्टिकल नेचर को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो करने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो होता है जो निकालता है इलेक्ट्रॉन को वहां से, सतह से। नेक्स्ट फिर है
61 निम्न में से कौन सा विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है। देखो कह रहा है जा सकता है, इंग्लिश में कह रहा है कि विच द फॉलोइंग कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम। तो देखो सेम टाइम पे कह रहा है, एक फॉर्मूला पढ़े हुए हो वेलोसिटी सेलेक्टर जब पढ़े थे तो, कि अगर v इज इक्वल टू ई बाई बी रहता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो है रेशियो अगर सेम रहे तो उसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो v स्पीड से जा सकता है बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना कोई डिफ्लेक्शन के। तो देखो इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, प्रोटॉन भी जा सकता है, और फोटोन के बारे में तो आप पहले से जान रहे हो कोई मतलब ही नहीं, उसमें कोई चार्ज होता ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ लोग इसमें क्या कंफ्यूज करेंगे ना कि वो मान रहे हैं फोटोन। क्यों भाई? क्योंकि यही तो है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। बात बिल्कुल सही है आपकी, फोटोन तो होगा, लेकिन एक विशेष स्थिति ये बनती है जब ई बाई बी के रेशियो के इक्वल कोई चार्ज पार्टिकल का स्पीड हो तो वो भी बिना डिफ्लेक्ट होकर जा सकता है। अब यहाँ जो है जाता है नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा है जा सकता है। जब सकता है का मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को ढूंढेंगे, और जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को ढूंढेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, प्रोटॉन भी जा सकता है, और फोटोन भी जा सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग को इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा? ऑल ऑफ दिस मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन तीनों मिल जाएंगे। कुछ ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं जो टेक्निकली आपको फंसा लेती है और आप फंस जाते हो, तो ऐसे वाले पर आपको विशेष ध्यान देना है। और एक बात और भी कि आपको चारों ऑप्शन पर ध्यान देना है, यानी कि हल्के में लेकर के निकल गए, पहले ऑप्शन में मिल गया आपको सही सही आंसर तो मार्क करके निकल गए कि ना ये तो हो गया, जबकि चारों चौथे ऑप्शन में कुछ और ही कह रहा था। तो ये वाली बात में फंसना नहीं। आगे है नाभिक की खोज की थी, मतलब न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, सब लोग जानता है जी, रदरफोर्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसी में नाभिक की खोज की गई थी। तो खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछेगा तो रदरफोर्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? भाई साहब हद कर दिया ये वाला, मतलब गलती ठीक है मान सकते हैं कि एम का पी का एम हो गया था, एम आई का एम हो गया था, तो चलो माफ किया, लेकिन ये क्या था लॉजिक बनता है यार, अजीब सी गलती कि कौन सी राशि जो है समान। देखो द्रव्यमान मान लिया कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग लगभग बराबर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बेचारा है उसके सामने। आवेश तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का होता है मैग्नीट्यूड, न्यूट्रॉन पर तो होता ही नहीं, बाकी ये दोनों का कोई मतलब भी नहीं है इसमें। तो आप एकदम इस 63 नंबर को पूरे ऐसा काटो, कुछ है ही नहीं इसमें बताने लायक, कुछ भी नहीं, मतलब पूरे गलत है ये, कि इसमें ना द्रव्यमान होगा समान, ना आवेश होगा, ना संवेग ऊर्जा के बारे में कोई चर्चा हो सकती है क्योंकि वो अलग है बिल्कुल। तो इस कारण से इसका 63 का इसमें से कोई आंसर नहीं होगा और क्लोज भी नहीं होगा। हाँ अगर केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहता ना तो फिर आप कह सकते थे कि इसका आवेश समान होगा। अगर केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहता तो आप कह सकते थे कि इसका द्रव्यमान लगभग समान होगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों घुसा दिया और मिलने जुलने का कोई बनता ही नहीं, मुहूर्त ही नहीं बनता वैसा, तो इसका राइट आंसर कुछ होगा ही नहीं, बस बात खत्म। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 64। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इज इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी है तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगा। देखो यहाँ भी वैसे ही किया है कि भाई आवृत्ति, देखो सबसे पहले तो यहाँ की I इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ते हैं तो क्या होता है आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, या इसी को लिखते हैं तो आई नॉट और उसके बाद फिर साइन और 2 पाई इंटू न्यू इंटू टी होता है। तो आप देखो आई नॉट के बदले कितना दिया हुआ है 50, यानी अगर आपसे मैक्सिमम करंट पूछता तो कितना होता 50 होता। उसके बाद फिर 2 पाई न्यू इंटू टी के बदले दिया हुआ है कितना 100 पाई टी, देखना 2 पाई न्यू और इंटू टी के लिए दिया हुआ है 100 और पाई और टी, टी पाई से टी और पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो बताओ न्यू के लिए हम लोग को 50 ना मिलेगा जी, और यहाँ दिया हुआ 50 पाई, 100 पाई, 25 पाई, 75 पाई। तो पहले तो पाई को लपेटो, गलत है ये, यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ, खैर ये तो क्षमा करने लायक गलती है, चलो मान लिया कि माफ किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन कब? जब पाई नहीं रहेगा तब, अगर पाई रहेगा तो ये भी नहीं होगा, अतः तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। तो लेकिन हम लोग माफ कर लेते हैं पाई को हटा करके और ऑप्शन नंबर ए मार्क कर लेते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिर द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई वही 50 साइन आई इज इक्वल टू 50 साइन 100 पाई इंटू टी। तो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी विल बी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो पाई नहीं होगा और पाई नहीं होगा और तब हो जाएगा 50। नेक्स्ट है जर्मेनियम का बैंड अंतराल ईवी में है। आप लोग जानते होंगे द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज 0.69 होता है करीब करीब, तो इसको हम लोग करते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर सिलिकॉन का पूछता तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट फिर है किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंगदैर्घ्य होगा। द वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है आपको, तो पढ़े हुए होगा सब लोग, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है, लिखते हैं एनर्जी के लिए E इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो अगर हमको लैम्डा ही निकालना है तो एच सी डिवाइडेड बाई ई कर लेंगे, सारे के वैल्यू को रख करके हम सॉल्व जब करते हैं तो 4433 एंगस्ट्रॉम आता है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। ऑलरेडी सॉल्व किया, आप चाहो तो इसमें वैल्यू रख करके और सॉल्व कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो हम रखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से कर लेंगे जूल में, और तब इसका हम यूज कर लेंगे। एच तो जानते हो प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। सी हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और ई हो गया 2.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये हो जाएगा जूल में। रख करके सबको सॉल्व कर दो तो करीब करीब 4433 एंगस्ट्रॉम आता है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 66 था ना, हाँ 67 में दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार किस लिए रखा जाता है, कि वाई द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। सब जानते हो ईडी करंट का लॉस होता है भाई, और अगर उसको परतदार नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा सर्कुलेटिंग करंट बनाएगा, भयंकर लॉस करेगा वो। तो इसके लिए हम इसको ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, टू रिड्यूस एनर्जी लॉस, हम इसको परतदार बनाते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं, लेमिनेटेड। अगला है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, कह रहा है कि लेजर एक्शन नीड्स, मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता है ना कि अजीब सा फंसाता है ये। तो देखो ऑप्शन ढूंढना, उच्च ताप जरूरी नहीं है, अर्धचालक जरूरी नहीं, उच्च दाब जरूरी नहीं, संख्या परिवर्तन। अंग्रेजी में अगर देखें तो हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर या हाई प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होता है, जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। भाई तो पॉपुलेशन मतलब वो मत समझना जो होता है पॉपुलेशन, वो नहीं, यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन मेथड जो होता है वो आवश्यक होता है लेजर क्रिया के लिए। तो आप इसको याद कर लो, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। नेक्स्ट फिर है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान है होता है, तो अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान आप जानते हो, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज निगेटिव होता है, वो तो कम होता है ना तापमान बढ़ने पर, तो इस कारण से उसका निगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 और ये लास्ट है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु होगी। कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1600 ईयर, इट्स एवरेज एज विल बी। देखो टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है, टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है कि 1600 ईयर है, तो अब आपसे कह रहा है कि इसका एवरेज भी निकालना है, तो ए भी बताओ। तो देखो सब लोग जानते हो कि टी ए वी इज इक्वल टू अगर लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है टी हाफ और डिवाइडेड बाई होता है 0.6931, तो आप रखो यहाँ पर से तो हो जाएगा 1600 और डिवाइडेड बाई 0.6931। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये कहाँ से ले आए आप, तो ये वाला इसलिए आ गया क्योंकि टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.6931 इंटू टी ए वी। तो इसमें रख करके जब आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड किया हुआ वैल्यू ना 2309 होता है, तो 2309 वर्ष के आसपास होता है, तो ये इसमें निकल के आता है। मतलब इंग्लिश में भी देखो तो आपको मिल जाएगा 2309 और ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। तो ये सारा जो था हमारा वो था 70 ऑब्जेक्टिव। आपको इसमें से 35 ही आंसर करना है, लेकिन हम आपको 70 में से 70 बताए हुए हैं। कॉन्सेप्ट इसी तरह का होगा, सीख करके समझ करके आपको रखना है, और अगले किसी सेशन में हम आपको इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी करवा देंगे। अगर आपको जरूरत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे आसान क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आप देख सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आप आराम से कर भी सकते हो इसको। लेकिन फिर भी अगर लगे कि नहीं समस्या हो रही है सर, आप हमको कमेंट करके बताना कि सर सब्जेक्टिव भी इसका करवा दीजिए, शॉर्ट लॉन्ग भी करवा दीजिए, तो एक वीडियो में हम आपको उसको भी करवा देंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस चैनल पर बने रहिएगा। बहुत सारी चीजें आपके काम की, आपकी परीक्षा तक आपके काम की बहुत कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।